Hi everyone, a very good evening to all of you. पेपर 1 सेक्शन बी में लास्ट क्लास में हमने मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कवर किया था। आज की क्लास में हम बाकी जो मूवमेंट्स हैं वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पीजेंट मूवमेंट्स। तो ब्रिटिशर्स के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे थे वो लोग, उसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को इम्पैक्ट हुआ था, जिनमें से पीजेंट्स भी आते हैं। इनके ऊपर भी बहुत असर पड़ा था। इनफैक्ट एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि जो पीजेंट्स थे दे वर द हार्डेस्ट हिट, क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉलो की जा रही थी उस वजह से जो हमारे भारत में ट्रेडिशनल क्राफ्ट और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, और जिसकी वजह से लैंड ओनरशिप में भी आगे जाकर के चेंजेस देखे गए। एग्रीकल्चरल लैंड पे बर्डन बहुत बढ़ गया। देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जो हमारे यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या छोटी छोटी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, अगर वो काम करना बंद कर देंगी तो यहाँ पर जो लोग होंगे अपने सर्वाइवल के लिए कुछ और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि इसकी वजह से रूरल माइग्रेशन ज़्यादा देखा गया, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट यहाँ पर लैंड पे प्रेशर इसलिए क्रिएट होने लगा क्योंकि अब ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर सरवाइव करना स्टार्ट कर देंगे। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जो है ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, और इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा डेट बढ़ गया, और गरीबी जो है, जो पीजेंट्री क्लास थी, इनको बहुत फेस करनी पड़ी। और स्पेसिफिकली जिस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स भारत में फॉलो कर रहे थे उसका फ़ायदा लैंडलॉर्ड्स को हुआ, और जो मनी लैंडर्स थे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि ये लोग फिर पीजेंट क्लास को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर चुके थे, और इसी के चलते पीजेंट क्लास की तरफ से बहुत सारे रिवोल्ट्स जो हैं उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा था उसको रोकने के लिए काफ़ी सारे रिवोल्ट्स यहाँ पर हुए हैं। इनफैक्ट जो पीजेंट क्लास थी वो इतना सफ़र कर रही थी, इसी सफ़र की वजह से रेवोल्यूशंस और रिवोल्ट्स यहाँ पर देखे गए अलग अलग रीजन्स में अलग अलग समय पे। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको इन सारे रेवोल्यूशंस के बारे में पता होगा, क्योंकि ये आपका फैक्चुअल डेटा है। तो फॉर एग्जाम्पल करके आप इसको अपने आंसर में लिख सकते हो, बट मेनली आपको एनालिसिस यहाँ पर मेंशन करना होगा, वो ज़्यादा बेटर है। तो पीजेंट स्ट्रगल जो है आप देखेंगे कि इसकी वजह से जब ये रेवोल्यूशन यहाँ पर हुआ तो काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। एंड हम ये देख सकते हैं कि जब पीजेंट्री क्लास रिवोल्ट कर रही थी तो इम्पीरियलिस्ट यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनको तो टारगेट कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जो इंडिजीनस एक्सप्लॉयटर क्लास थी जिसमें लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स आ जाते हैं, उनके खिलाफ भी इस तरीके के रिवोल्ट्स जो हैं वो किए गए। और इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में जिस तरीके की पीजेंट मूवमेंट्स यहाँ पर हुई हैं उसमें मेनली 2 आइडियोलॉजीज़ आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, गांधीयन जो नेशनलिस्ट अप्रोच थी उसमें बेसिकली ये था कि जो इंडियन फ्रीडम लीडर्स थे जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उनके साथ में कोलैबोरेट करके अगर आप चेंज लाने की कोशिश करोगे तो फिर वो गांधीयन नेशनलिस्ट अप्रोच हो जाएगी। वो उस आइडियोलॉजी पे आप काम करोगे एंड यू विल ट्राई टू ब्रिंग सम चेंजेस फॉर द पीजेंट्री क्लास। तो इसमें हुआ ये कि आप देखेंगे कि ऑल इंडिया किसान सभा बनाई गई अंडर द लीडरशिप ऑफ सहजानंद सरस्वती। ये नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी। और ये जो सभा थी काफ़ी समय यहाँ पर जॉइंट सेशन हुए हैं कांग्रेस के साथ में, जैसे 1936 में फैज़ापुर का सेशन था, फैज़पुर का, और आप देखेंगे कि इस तरीके के सेशंस कंडक्ट किए जाते थे। तो एक जगह तो गांधीयन आइडियोलॉजी पे रेवोल्यूशन लाया जा रहा था, पीजेंट्री में चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही थी, और वहीं दूसरी जगह कम्युनिस्ट लेड मूवमेंट्स भी देखी गई, जैसे कि तेलंगाना मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश,
तेभागा मूवमेंट इन बंगाल, ये कॉमनिस्ट लेड मूवमेंट्स थी। तो यानी कि डिफरेंट आइडियोलॉजिकल अप्रोच के साथ में पीजेंट मूवमेंट्स जो हैं आगे बढ़ रही थी। लेकिन यूजुअली अगर हम पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में देखते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब प्रोटेस्ट यहाँ पर किए जा रहे थे तो प्रोटेस्ट का जो नेचर होगा वो पीसफुल भी हो सकता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन इवेंट टू इवेंट। यहाँ पर आर्म्ड रिवोल्ट भी पॉसिबल था। तो यानी कि पीसफुल प्रोटेस्ट भी हुए हैं एंड आर्म्ड रिवोल्ट्स भी यहाँ पर कंडक्ट किए गए हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए काफ़ी सारे रिवोल्ट्स आपको पता होंगे जो कंडक्ट यहाँ पर किए गए। एग्जाम्पल संथल रिबेलियन है, मोपला हो गया या तेलंगाना रिवोल्ट हो गया। ये बेसिकली इस पे डिमांड कर रहे थे पीजेंट्स कि ज़मींदारी सिस्टम को हटाया जाए। साथ ही साथ जो लैंड ग्रैब कर ली गई है ज़मींदार्स ने या जो मनी लेंडर्स हैं जिन्होंने इनसे इनकी लैंड छीन ली है, उस ज़मीन को वापस से उनको दे दिया जाए, रिस्टोर किया जाए। इस तरीके की डिमांड्स भी आ रही थी। कभी कभी क्या होता था कि जो पीजेंट्री क्लास थी उनको फोर्स किया जाता था कि आप एक तरीके की क्रॉप को ही उगा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिगो वर्कर्स का वाला एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हो। तो ये भी एक स्पेसिफिक डिमांड थी। तो कहने का मतलब है कि ये जो मूवमेंट्स हुई हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल हमें पता है, आइडियोलॉजी हमने देख ली, लेकिन इनकी मेन डिमांड्स क्या थी ये डिमांड्स आपको पता होनी चाहिए। एंड अगेन इन डिमांड्स में एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए और मेनली डिमांड्स क्या थी ये आप हाईलाइट करके अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। इसके अलावा मनी लेंडर्स के खिलाफ भी ऑपोजिशन था। कई रीजन्स में जैसे महाराष्ट्र में, पंजाब में आप देखेंगे कूका मूवमेंट एंड असम में मनी लेंडर्स के खिलाफ जो है डिमांड की गई, इनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया गया। बाकी कभी कभी ये भी देखा गया कि फोर्स लेबर भी यहाँ पर हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए भी यहाँ पर मूवमेंट्स हुई। जो पेजेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड एट द सेम टाइम वाटर रिसोर्सेज एक्सेस इनको प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि पानी जो है वो आसानी से इनको मिल नहीं पा रहा था। तो दैट वाज अनदर डिमांड। और इसके अलावा इनके ऊपर जो टैक्स बर्डन था कि हाई टैक्स पे करना है, या सपोज़ कीजिए कि क्रॉप फेल हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, तो ऐसे चीज़ों को लेकर के भी डिमांड की जा रही थी। फॉर एग्जांपल अगर आप एका मूवमेंट के बारे में जानते हैं, उत्तर प्रदेश में हुई थी ये, ऐसे ही खेड़ा मूवमेंट है गुजरात में हुई। ये सारी इस वजह से हुई थी क्योंकि टैक्स रेट बहुत हाई था, राइट। और ऐसी ही मूवमेंट्स आपको और भी जगह पर देखने को मिलेंगी। आई विल जस्ट से कि प्रोमिनेंटली 1 से 2 मूवमेंट्स आप अपने एग्जाम्पल में याद रखिए, बाकी डिमांड कुछ ऐसी है जिसको आप याद रख सकते हो। यानी कि आप देखेंगे कि पीजेंट्स पार्टिसिपेट तो कर रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल में, लेकिन इनका जो पार्टिसिपेशन था ये इनकी अपनी जो डिमांड्स थी, जो प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे थे, उन डिमांड्स के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो इसीलिए पीजेंट्स यहाँ पर अलग से थोड़ा स्ट्रगल करेंगे और आप देखेंगे कि वैसे तो गांधीयन अप्रोच यहाँ पर या आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करेगी, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी डायरेक्टली जो है इनके इंटरेस्ट को बहुत ही प्रायोरिटी पे या प्राइमरी उस पे लेकर के काम नहीं करेगी। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब हमने सारी डिमांड्स पढ़ी तो हमें ये समझ में आया कि जो पीजेंट मूवमेंट्स भारत में हुई हैं उनके जो डिमांड्स थी वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे थे। तो डिमांड्स भी बहुत ही डाइवर्स थी, अलग अलग तरीके की थी। और इसीलिए इनका जो कलेक्टिव एफर्ट है लैंड को बचाना, जैसे ये इशू हो गया लेबर या रिसोर्सेज, इन्हीं पे बेस था। तो शुरुआत में कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा अटेंशन नहीं दी इसको एंड लेकिन 1920 में महात्मा गांधी के आने के बाद जब कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा चेंज लाया गया, जब इसको मास मूवमेंट बनाने की कोशिश की गई, तब यहाँ पर इम्पोर्टेंस इनको रियलाइज़ हुई कि पीजेंट्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व किए जा सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन कांग्रेस एक्टिविटीज़। तो गांधी जी के आने के बाद 2 बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर होती हैं, ठीक है। पहली डेवलपमेंट होती है
कि जो पीजेंट्स थे वो देखिए परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली जो है कोशिश करते थे कि कांग्रेस की अटेंशन इनको मिले, इनके जो कंसर्न्स हैं वो कांग्रेस जो है ब्रिटिश सरकार के सामने आगे रखे या प्रेशर कुछ बना के रखे। और इसीलिए जो है इस तरीके की कोशिश इनकी तरफ से की गई थी। ये भी कारण है कि दे वर रेडी टू कोलैबोरेट विथ कांग्रेस महात्मा गांधी के आने के बाद। और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि फाइनली जब कांग्रेस ने रिकॉग्नाइज किया कि हमें पीजेंट्री को इंक्लूड करना होगा क्योंकि ये लार्जर नेशनल मूवमेंट का पार्ट है, वो एक दूसरा क्रूशल फैक्टर था कि क्यों कोलैबोरेट किया गया, बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एबल टू रिकॉग्नाइज दैट। उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि द नंबर ऑफ पीजेंट्स इन इंडिया या उनका जो सिग्निफिकेंस है पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए कांग्रेस को ये पोटेंशियल लगा कि पीजेंट सपोर्ट के थ्रू जो है इंडियन इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो ये जो डेवलपमेंट्स थी यहाँ से चेंज होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप 1857 के बाद से काफ़ी सारी पीजेंट रेवोल्यूशंस देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। लेकिन मेजर जो यहाँ पर पॉलिटिकल लैंडस्केप में चेंज आएगा वो 1920s के बाद आएगा, गांधी जी के आने के बाद आएगा। और यही डेवलपमेंट्स थी जहाँ से चीज़ें चेंज होती हैं। तो पहला तो 1920s जहाँ से चीज़ें ऐसे चेंज हुई। फिर आगे देखते हैं 1930s के बाद देखा जाएगा कि कांग्रेस की तरफ से पीजेंट्री क्लास को ऑर्गेनाइज किया जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसान सभा बन जाएंगी। किसान सभा मतलब पीजेंट एसोसिएशंस या पीजेंट पार्टीज देखने को मिलेंगी उस समय पे, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। जैसे कि 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा ये एस्टैब्लिश की जाएगी सहजानंद सरस्वती की लीडरशिप में। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो फैजपुर का सेशन है 1936 का, यहाँ पर ऑल इंडिया किसान सभा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में कोलैबोरेशन होगा। एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि हमें पीजेंट्स का वेलफेयर करना है, उनके भलाई के लिए भी काम करना है। हालांकि देखिए, जो सब ऑल्टरन स्कूल के जो हिस्टोरियंस हैं, यानी कि जो ऐसे क्लासेस पे ध्यान देते हैं जो क्लासेस आपको माइनॉरिटी में दिखेंगी या अंडर रिप्रेजेंटेड दिखेंगी, ये जो ज़्यादातर क्लासेस हैं उनको मतलब उस स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर रंजीत गुहा, ज्ञानेंद्र पांडे, प्रोफेसर इरफान हबीब और सुमित कुमार जैसे बहुत सारे थिंकर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जो पीजेंट मूवमेंट्स को लेकर के अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने रखते हैं। तो आप चाहें तो इन स्कॉलर्स को कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में, और ये करना बहुत ज़रूरी भी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ज्ञानेंद्र पांडे को देखें तो ये कहते हैं कि जो पीजेंट इंसरेक्शन है इंडिया में, इट वॉज ऑटोनॉमस। ऐसा नहीं है कि जो एक्सटर्नल लीडर्स हैं उनकी वजह से ही पीजेंट मूवमेंट्स भारत में हुई। आप ये देखेंगे कि गांधी जी के पहले भी 1920s के पहले भी पीजेंट क्लास की तरफ से मूवमेंट्स होती रही हैं और वो अपने आप हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लीडर है और वो लीडर मूवमेंट को स्टार्ट कर रहा है। और यही कारण है कि जब मेन स्ट्रीम लीडर जिसमें गांधी जी आते हैं उनको कहा जाता है कि उन्होंने स्टार्ट की हैं, तो ये बेसिकली बहुत ही अ, आप कह सकते हो कि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो पीजेंट्री को। वाई? बिकॉज गांधी जी ने पीजेंट्री क्लास के जो इश्यूज थे उसको सिर्फ कुछ हद तक ही एड्रेस किया था, उनके कंसर्न्स को पूरी तरीके से उनके जो कंसर्न्स थे वो गांधी ने आगे नहीं रखे थे, ऐसा ज्ञानेंद्र पांडे का कहना है। इसके अलावा रंजीत गुहा आते हैं। अब रंजीत गुहा पर्टिकुलरली कहते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो नेचर था, मतलब कांग्रेस की तरफ से या गांधी की तरफ से, वो मेनली एलिटिस्ट था, यानी कि एलिट क्लास को ही ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता था। हालांकि ये कहते हैं कि गांधी की अप्रोच थी कि पीजेंट्री क्लास को इनकरेज किया जाए, लेकिन गांधी क्या किया करते थे कि इन सम केसेस ओनली ही यूज टू सपोर्ट दैट। उसके आगे जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करते थे कि हमें जो है क्लास हार्मनी बनानी होगी।
ठीक है। एंड दिस इज अ पर्सपेक्टिव जो रंजीत गुहा कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि अब जैसे आप देखेंगे कि इन केस ऑफ दलित पर्सपेक्टिव आगे हम पढ़ेंगे, तो जब गांधी जी सत्याग्रह की बात करते हैं तो अंबेडकर कहते हैं कि वैसा ही माहड़ सत्याग्रह या दलित सत्याग्रह टाइप का भी होना चाहिए, लेकिन गांधी जी उसके खिलाफ थे। गांधी जी का यही कहना था कि नहीं, अपनी जो क्लास हार्मनी है या जो भी सोशल हार्मनी है वो बनाए रखिए, और किसी मामले में जो है ऑपरेसर्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। इस केस में ये कहा करते थे कि जो हाई कास्ट हैं या जो ब्राह्मण्स हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में डोमिनेट भी करते थे बाय द वे, तो ये कहा करते थे कि इनके खिलाफ फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ में जो है दलित्स को हार्मनी बना करके रखनी होगी। ऐसा गांधी की अप्रोच थी। तो उस सेंस में रंजीत गुहा का ये कहना है कि एलिटिस्ट नेचर था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, यानी कि जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ पर देखा गया उसमें एलीट फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली वी हैव उदय मेहता एज अनदर थिंकर। अब इनका पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। उदय मेहता कहते हैं कि पीजेंट मूवमेंट्स अगर भारत में देखी जाए तो इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज था जो 1920s का फेज था, जो इनिशियल फेज था, और यहाँ पर आपको सडन ग्रोथ दिखेगी, स्पोराडिक ग्रोथ, यानी कि बिना किसी लीडरशिप के आपको स्पॉन्टेनियस या ऑटोनॉमस टाइप का ग्रोथ दिखेगी, कि जब भी पीजेंट्री क्लास को ये लगेगा कि इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो अपने आप ही वो रिवोल्ट की फॉर्म में टर्न हो जाता था। फिर आता है सेकेंड फेज 1923 से 1946 तक का फेज। अब यहाँ पर क्लास कॉन्शियस पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएंगी। तो यानी कि पहली बार आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो है सभी को ऑर्गेनाइज करके काम किया जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस विल प्ले अ मेजर रोल हियर। और फिर पीजेंट मूवमेंट देखी जाती है आज़ादी के बाद भी पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में। अब ये टाइम ऐसा था जहाँ पर कंटिन्यूअस एग्रेरियन मूवमेंट्स देखी गई, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी थी वो रूरल वर्किंग मासेस जो थे उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो उस समय पे भी काफ़ी सारी मूवमेंट्स देखी जाएंगी। तो ये 3 फेजेस आप याद रख सकते हैं। उदय मेहता हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी आई विल से कि ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसमें रंजीत गुहा का अगर आप लिखें, क्योंकि इसमें एलिटिस्ट नेचर पे थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है, और कैसे मेंशन किया है कि कभी भी पीजेंट्री क्लास के जो कंसर्न्स थे वो प्रायोरिटी पे नहीं थे, या वो प्राइमरी कंसर्न नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन से यूनिक फीचर्स थे जो हमें पीजेंट मूवमेंट्स में देखने को मिलते हैं, तो उसमें आप प्रोफेसर D.N. डांगरी को बात कर सकते हैं, इनको कोट कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि जो 19th सेंचुरी में पीजेंट रिवोल्ट्स देखे गए उसमें जो छोटे छोटे ग्रीवांसेस होते थे उनको भी एड्रेस किया जाता था, जैसे कि रेंट कम कर दीजिए, या जो ऑक्यूपेंसी टेन्योर है वो बढ़ा दीजिए, इस टाइप से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स फॉलो कर रहे थे एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ वो बढ़ती चली जा रही थी। ब्रिटिशर्स इनको बहुत एक्सप्लॉयट करना स्टार्ट कर चुके थे पीजेंट क्लास को। सो जो पीजेंट की मूवमेंट्स थी इसीलिए वो चेंज हो रही थी। और गांधी की स्ट्रैटेजी जो थी उसकी वजह से तो एकदम से इंडियन नेशनल मूवमेंट को रेडिकलाइज ही कर दिया गया जब गांधी जी आते हैं 1920 में और पीजेंट्री को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली वी हैव बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा भी कहते हैं कि 19th सेंचुरी में जो पीजेंट मूवमेंट्स देखी गई वहाँ पर आपको दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर डिसकंटेंट था। दे वर नॉट हैप्पी विद द पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिशर्स। और इस समय पे बहुत सारी अपराइजिंग्स देखने को मिलेंगी, जैसे 1832 की कोल अपराइजिंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं, संथल रिवोल्ट, संथल रिबेलियन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, 1859 का इंडिगो रिवोल्ट हो गया, 1875 का डेक्कन राइट्स हो गए। देन वी हैव कैथलिन जो कहते हैं कि इन टोटल 77 पीजेंट अपराइजिंग्स इंडिया में देखी गई ब्रिटिशर पीरियड के समय पे। इनिशियली जो है आप देखेंगे कि ये जो अपराइजिंग्स थी ये ज़मींदार्स के खिलाफ भी थी, लेकिन 1920s में गांधी ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पर, जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह हो गया, खेड़ा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, ये सभी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं कि यहाँ से शिफ्ट शुरू हुआ
कि पीजेंट मूवमेंट्स जो पहले स्पोराडिक हुआ करती थी, ऑटोनॉमस हुआ करती थी, अब यहाँ पर चेंज होगा। एंड अल्टीमेटली 1936 में ये ज़रूर मेंशन करिएगा कि ऑल इंडिया किसान सभा बनाई गई। और इसके अलावा जो है आगे जा कर के ना ये कम्युनिस्ट ओरिएंटेशन ले लेगा ऑब्वियसली। पीजेंट्री आपको पता ही है कि रशियन रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, और रशियन रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा है कि पीजेंट्री क्लास ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पर प्ले किया था। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस आप देखेंगे कि पहले जो 19th सेंचुरी में जब पीजेंट मूवमेंट्स हुआ करती थी तो ये लोग बहुत ही पेटी या लोकल इश्यूज़ पे काम किया करते थे, लेकिन 1920s के बाद गांधी जी के आने के बाद पैन इंडिया पर्सपेक्टिव पे काम करना शुरू कर देंगे। यानी कि अब यहाँ पर जनरल डिमांड्स आने लगेंगी। पहले होता था इनकी स्पेसिफिक डिमांड्स आती थी छोटी छोटी जो इनको लगती थी, लेकिन अब पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया जो पूरी डिमांड होगी जनरल डिमांड रखेंगे कि आप लैंड रेवेन्यू कम कीजिए, लेबर को मिनिमम वेजेस दीजिए, ज़मींदारी को अबॉलिश कीजिए, लैंड ओनरशिप दीजिए टिलर्स के लिए, और जो सरप्लस लैंड है वो लैंडलेस फार्मर्स को ट्रांसफ़र कर दी जानी चाहिए। और बाकी ऑल इंडिया किसान सभा बनी गया था, तो उसके बाद तो एक फ्रेश मतलब आप ये कह सकते हो कि इम्पेटस आया, यानी कि मूवमेंट में एक फ्रेश एनर्जी आई, और वहाँ से जो एग्रीकल्चर बेस्ड इश्यूज थे उस पर अलग से नेशनल लेवल पे जो है बात होने लगी। तो शुरुआत के टाइम पे कुछ इस तरीके का था। एंड शुरुआत में जो है जब पीजेंट मूवमेंट आप देखेंगे तो ऑटोनॉमी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी। एंड फिर उसके बाद आप कांग्रेस ऑर्गेनाइज करना शुरू करेगी गांधी के समय पे। एंड फाइनल फेज़ में आप देखेंगे नेशनल मूवमेंट के जो पीजेंट मूवमेंट्स होंगी फिर से थोड़ी ऑटोनॉमी हो जाएगी, और लेकिन इस बार रेडिकलाइज्ड हो जाएगी। यानी कि गांधी के इन्फ्लुएंस में आकर के तो नॉन वायलेंस जब गांधी कहा करते थे तो वो सब फॉलो हो रहा था, लेकिन एंड फेज़ में चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि एंड फेज़ में कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत बढ़ जाएगा, और जो कम्युनिस्ट होते हैं वो वायलेंस के फेवर में होते हैं, इसीलिए चीज़ें ऐसे भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए इनका यही कहना है, वी हैव डांगरी, जो कहते हैं कि रैडिकल पीजेंट मूवमेंट्स जो हैं उसमें आप देखेंगे कि लार्ज स्केल पे मोबिलाइज किया गया रैडिकल आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसकी वजह से काफ़ी सारा चेंजेस यहाँ पर फाइनल फेज में आए हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा और भी थिंकर्स हैं, बट आई थिंक वी हैव फिनिश्ड लाइक अ लॉट ऑफ थिंकर्स ऑलरेडी। हमने बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर पीजेंट मूवमेंट्स पे पढ़ लिया है पर्सपेक्टिव। तो आगे बढ़ेंगे, जो क्लास में मैंने आपको बताया है आई थिंक इतना भी पढ़ लोगे दैट विल बी मोर देन सफिशेंट। बाकी आपके लिए यहाँ पर और भी है थोड़ा एडिशनल, इफ़ यू वांट टू रीड इट दैट इज़ अप टू यू। आगे बात करें तो पीजेंट मूवमेंट्स की कुछ कमियां भी थी, कुछ लिमिटेशंस थी, तो इसके असेसमेंट पे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो लिमिटेशन हमें देखने को मिलती है कि पीजेंट मूवमेंट्स जैसे भारत में हुई वैसे और भी कंट्रीज़ में हुई हैं। जैसे कि चाइना में तो उल्टा माओ ज़ेडुंग थे, और माओ ज़ेडुंग खुद भी पीजेंट्री क्लास से बिलोंग करते थे। तो चाइना की जो मूवमेंट थी, बेसिकली जो रेवोल्यूशन यहाँ पर लाया गया था वो पीजेंट रेवोल्यूशन ही था। लेकिन इसमें कुछ यहाँ पर आपको अलग फीचर्स दिखेंगे। जैसे चाइना में अगर आप देखोगे तो अलग होगा, लेकिन चाइना में इट्स वेरी डिफरेंट। चाइना में माओ ज़ेडुंग एज अ लीडर एक्ट करेंगे पीजेंट्री क्लास के लिए, लेकिन भारत में जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनके लिए आप देखेंगे कि इनके पास में कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी, और इसी वजह से इनका स्ट्रगल उतना ऑर्गेनाइज नहीं था जितना चाइना में आपको दिखेगा। ठीक है, लाइक आई सेड कि माओ ज़ेडुंग जो हैं वो पीजेंट्री क्लास से बिलोंग करते थे। यही कारण है कि माओ ज़ेडुंग ने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का रोल प्ले किया पीजेंट क्लास के लिए, लेकिन भारत में ऐसा कोई ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ जो खुद पीजेंट्री क्लास से हो और यहाँ पर ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करे। और यही कारण है कि जो हमारे यहाँ पर इन टोटल जैसे कहा जाता है ना कि 77 अपराइजिंग्स या 77 पीजेंट मूवमेंट्स भारत में देखी गई, तो इंडियन पीजेंट मूवमेंट्स को इसीलिए चैलेंजेस फेस करने पड़े। उसका कारण ये है कि देखिए, चाइना में अगर आप देखोगे तो चाइना में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के तहत देयर वाज नो रिलीजन जिसको प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन भारत में कास्ट बेस्ड डिवीजन बहुत था, रिलीजन बेस्ड डिवीजन बहुत था।
इसीलिए पीजेंट्री अपने आप को एक अम्ब्रेला के अंडर में ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज अंदर ही अंदर इंटरनल डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन एग्जिस्ट करते थे। अब यस, ये बात सही है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स हुई हैं, लोकल रिवोल्ट हुआ है पीजेंट्री की वजह से, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जैसा होना चाहिए था, जैसा चाइना में देखा गया, वैसा नहीं हुआ। और इसी डिवीज़न की वजह से भारत में आज भी आप देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स नहीं आए हैं। आज़ादी के बाद भी कोशिश की गई थी, बट अभी तक नहीं आए हैं। और यही कमियां हैं, यही लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से जो है, जो पीजेंट मूवमेंट्स आप देखेंगे कि डेफिनेटली इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, लोगों के बीच में अवेयरनेस लेकर के आए कि ब्रिटिश जो हुकूमत है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है, इनका शोषण कर रही है। लेकिन इनका प्राइमरी फोकस यही था कि एग्रेरियन स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए। यानी कि जब भी पीसेंट मूवमेंट्स होती थी, इनका जो मेन टारगेट होता था कि एग्रीकल्चर में चेंज लाया जाए, उसका स्ट्रक्चर चेंज किया जाए। उनका फोकस ये नहीं होता था कि कभी भी कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है, कि एलिमिनेट करना है इंडिया से ब्रिटिशर्स को। और यही कारण है कि आपको दिखेगा कि कंट्रीब्यूशन मतलब ज़्यादा आपको यूल से कि लोकलाइज्ड ही रहेगा, पैन इंडिया लेवल पे उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि काफ़ी सारे सक्सेसफुल एस्पेक्ट्स भी हैं इसके, जैसे कि ऑल इंडिया किसान सभा बनाई गई, तो ये एक सक्सेसफुल एस्पेक्ट है, क्योंकि इसके पीछे बनाने की जो इंटेंशन थी वो यही थी कि जो किसान है, जो फार्मर है, उसको नेशनल मूवमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए, और साथ ही साथ जो है किसान की जो अपनी अपनी आइडेंटिटी है उसको एज अ क्लास ऑर्गेनाइजेशन भी मेंटेन किया जा सके। तो ये एक सक्सेसफुल इम्पैक्ट था। इसके अलावा आप कह सकते हो कि काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज थे जो पीजेंट फेस कर रहे थे, उन इश्यूज को दूर किया गया, जैसे इंडिगो मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट हो गई। दीज सक्सेसफुल स्ट्रगल्स डिमॉन्स्ट्रेटेड कि ब्रिटिश रूल को आप चैलेंज कर सकते हो। और बार बार इसीलिए पीजेंट इश्यूज़ की वजह से जो फार्मर्स के साथ हो रहा था, वो नेशनल अटेंशन में लाया गया कि ब्रिटिशर्स ये सब कर रहे हैं फार्मर्स के साथ में। तो इस तरीके से एक नरेटिव सेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पीजेंट मूवमेंट्स ने। तो आपको 2014 में इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी आया था कि एक्सप्लेन कि जो पीजेंट मूवमेंट है किस तरीके से उन्होंने नेशनलिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट किया ड्यूरिंग द स्ट्रगल। तो नेशनलिस्ट आइडियाज़ में पहले तो आप थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पर कि कैसे जो मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर एंगेज करना स्टार्ट किया पीजेंट इश्यूज़ के साथ में। और यही मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स पीजेंट्री क्लास के बीच में एक इंटरमीडिएरी बनेंगे बेसिकली, और यहाँ से नेशनलिस्ट माइंडेड इंटेलिजेंसिया पीजेंट मैटर्स में स्टार्ट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप नाम ले सकते हैं दीन बंधु मित्रा का। इनका प्ले था नील दर्पण। नील दर्पण बेसिकली इसी चीज़ पे बेस्ड था कि जो इंडिगो यहाँ पर रिवोल्ट हुआ था उससे थोड़ा सा कनेक्टेड है। तो आप को पता ही है ये चीज़ ऑलरेडी, बट यू शुड नो दिस थिंग कि जो उस समय पे ऑपरेशन हुआ था, पीजेंट्स ने बेसिकली प्रोटेस्ट किया था क्योंकि एक सिंगल टाइप की क्रॉप कल्टीवेशन जो है इनके ऊपर थोपी जाती थी। तो बंगाल में इंडिगो रेबेलियन हुआ था 1859-60 के पास में। उसी पर ये जो प्ले बना हुआ है नील दर्पण, इसको आपको कोट ज़रूर करना होगा। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि बहुत समय फिर ऐसा आया जब ऐसे दादा भाई नौरोजी जैसे, आरसी दत्त जैसे आते हैं लीडर्स जो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, कि किस तरीके से हाई रेवेन्यू जो है ये चार्ज कर रहे हैं फार्मर्स से, और इसकी वजह से फार्मर्स के ऊपर जो बर्डन है वो कितना बढ़ गया है। और समय समय पे फिर कांग्रेस ने रेजोल्यूशंस के थ्रू इनके प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करने की कोशिश की। और इसीलिए आप देखेंगे गांधी के आने के बाद तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ। यही सब आपको सब कुछ लिखना है। जो लीडर्स हैं उनको ज़रूर मेंशन कीजिएगा, जो थिंकर्स हैं उनको ज़रूर मेंशन कीजिएगा, एंड फाइनली जो एनालिसिस है इसका वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो दिस इज़ पीजेंट मूवमेंट, ठीक है। तो अगर हम अपना सिलेबस देखें, if we go by the syllabus, just wait a minute.
हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है एंड व्हाट वी हैव टू डू. लेट्स लुक एट दैट. ओके, सो वी आर डन विद पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज. ये सारा कवर हमने कर लिया था. इसके अलावा हमने ये किया लास्ट क्लास में मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट. अभी पीजेंट हो गया है. अब हमारे बचा है वर्कर्स मूवमेंट. इसके ऊपर ध्यान देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज वर्कर्स मूवमेंट. ओके, सो लेट्स जस्ट गो टू वर्कर्स मूवमेंट पेज. ओके, सो वर्कर्स मूवमेंट के अलावा हमें विमेन मूवमेंट भी देखना होगा और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो हमारा पर्सपेक्टिव वाला टॉपिक है. विल कम टू दैट एज वेल, बट फिलहाल के लिए वर्कर्स मूवमेंट की बात करते हैं. तो जैसे पीजेंट्री क्लास के अपने कुछ इश्यूज थे, उन्होंने अपने लेवल पे काफ़ी मूवमेंट्स कंडक्ट की, बिल्कुल वैसे ही वर्कर्स मूवमेंट में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी. यानी काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं. कहने का मतलब ये है कि जो वर्कर्स थे, जो वर्किंग क्लास मेंबर्स थे, उनको भी काफ़ी सारे चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने पड़े ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से. अब ऐसा है कि इनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इम्पीरियलिस्ट यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी वजह से ही डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा. इनकी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो जो नेटिव कैपिटलिस्ट क्लास थी, नेटिव यानी कि जो भारत के ही जो इंडिजिनस कैपिटलिस्ट क्लास थी, जो बुर्जुआजी क्लास के मेंबर्स थे, उनसे भी इनको चैलेंज फेस करना पड़ रहा था. उसका कारण ये है कि भारत में मॉडर्न इंडस्ट्री की शुरुआत हो चुकी थी. तो भारत में भी वर्कर्स थे जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, लेकिन उनके भी कुछ मुद्दे थे. जैसे उनको सैलरीज बहुत कम दी जाती थी, बहुत लंबे समय तक उनको काम कराया जाता था. इसके अलावा इनके मुद्दे थे कि जिन कंडीशंस में ये काम करते थे वो सेफ़ कंडीशंस नहीं थी, अनहाइजेनिक थी, जिससे इनको बीमारी लगने की चांसेस ज़्यादा रहते थे या फिर इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे. और साथ ही साथ जो बेसिक अमेनिटीज़ थी वो इनको प्रोवाइड नहीं की जाती थी. यही कारण था कि जो वर्किंग क्लास मूवमेंट थी उसकी शुरुआत हुई. ठीक है, तो जो वर्किंग क्लास मूवमेंट थी, लेकिन भारत में आपको दिखेगा वो रिलेटिवली बहुत ही कमज़ोर थी, वीक थी. ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी, आज़ादी के बाद भी आप देखेंगे कि वर्किंग क्लास मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहेगी. यानी कि जो ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट था वो भारत में इतना रॉबस्ट तरीके से नहीं होगा. इनफैक्ट जो ट्रेड यूनियन हैं आज के समय पे भी अगर आप देखेंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में एसोसिएटेड तो होती हैं, लेकिन मेजरली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती हैं. जूनियर पार्टनर्स की तरह ही रहती हैं, मतलब बहुत ही छोटा मोटा सा रोल प्ले करती हैं. और यही कारण है कि इस तरीके की जो मूवमेंट्स होती हैं वो ऑटोनॉमस नहीं होती हैं. अभी जैसे आज के समय पे आप देखेंगे कि दोबारा से जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. अब आपको याद होगा 2020 में भी फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, 2021 में. तो उस समय पे जो फार्म लॉ लाया गया था उसको रिपील किया गया, उसको वापस जो है प्रेशर करके हटा दिया गया बेसिकली. तो फार्मर्स तो ऑटोनॉमसली या आप कह सकते हो ऐसे काम करते हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन की मूवमेंट बहुत ही कमज़ोर है. उसका कारण ये भी है कि जैसे फार्मर्स का केस है, पीजेंट्स का केस है, बिल्कुल वैसे ही जो वर्कर्स भी हैं ये आपस में एकजुट होकर के ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी डिवीजन एग्जिस्ट करता है. कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं, रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं. और यही कारण है कि इनकी सिचुएशन तो पीजेंट से भी बहुत ख़राब थी, फार्मर्स से भी बहुत ख़राब थी. तो ये सिचुएशन आपको याद रखनी है कि मूवमेंट्स हुई, लेकिन इनकी सिचुएशन, अगर आप कहेंगे कि क्या वर्कर्स ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत ही कमज़ोर दिखेगा आपको वो मामला. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स का क्रोनोलॉजी देखें तो शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत होती है 19th सेंचुरी से, जब मॉडर्न वर्कर्स जो है उनकी बेसिकली एमर्जेंस होता है. यानी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इंडिया में सेटअप की जाती हैं और उन इंडस्ट्रीज़ में ये वर्कर्स काम करना शुरू करते हैं. तो ये समय था जब भारत में रेलवेज़ इंट्रोड्यूस की गई, पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया और टेलीग्राम इंट्रोड्यूस किया गया. अब जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर मूवमेंट्स हैं इनकी शुरुआत होती है मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स के साथ में. और इन मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स में दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, एस एस बेंगोली
एंड शशिपदा बैनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉसिबल हुआ तो हो सकता है कि ये आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है इस तरीके के फैक्ट्स, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आपको ये नाम याद रखने हैं अगर वर्कर्स मूवमेंट पे क्वेश्चन आता है। तो पहली ट्रेड यूनियन जो भारत में बनाई गई वो थी बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। ये बनाई गई थी, दिस वाज फॉर्म्ड बाय लोखंडिया। तो एक्चुअली में जो ग्रोथ हुई भारत में सोशलिस्ट आइडियाज़ की वो रशियन रेवोल्यूशन के बाद हुई, और उसके बाद ही जो है लोगों ने फिर जो मतलब वर्कर्स के इंटरेस्ट को लेकर के काम करना शुरू किया। तो कहने का मतलब ये है कि 19वीं सेंचुरी में आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, यही 3 नाम याद रखने हैं, SS बेंगाली, शशिपदा बैनर्जी, वी हैव लोखंडिया, ऑल दीज नेम्स ओनली। इसके बाद तो वर्कर्स की इतनी कमज़ोर हालत थी मतलब मूवमेंट में कि आप देखेंगे कि जब रशियन रेवोल्यूशन में सोशलिस्ट आइडियाज़ यहाँ से इन्फ्लुएंस होगा तब जा कर के कुछ बात बनेगी, तब जा कर के कुछ लीडर्स सामने आएंगे जो इनके इंटरेस्ट में काम करना शुरू करेंगे। जैसे कि लाला लाजपत राय, इवन महात्मा गांधी आएंगे जो वर्कर्स के लिए जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल थी वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, राइट। तो पीजेंट के लिए भी किया है और वर्कर्स के लिए भी किया है। तो 1920 में आपको दिखेगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई। तो जैसे ऑल इंडिया किसान सभा बनाई गई थी 1936 में, 1920 में बनाई गई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसमें लाला लाजपत राय जो हैं वो पहले प्रेसिडेंट बनेंगे इसके। और अब क्योंकि वर्कर्स की थी तो यहाँ पर भी कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। और आगे जा कर के जो है इसकी वजह से बनेगा रेड फ्लैग ट्रेड यूनियन भी। अब रेड फ्लैग इसलिए है कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में रेड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कलर होता है। उसका कारण ये है कि आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ाई है, और कार्ल मार्क्स जो है ब्लडी रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि हमें खून बहाना पड़ेगा अगर हमें कुछ बदलाव लेकर के आना है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हैं, जिनका शोषण बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। और इसीलिए रेड कलर आपको बहुत दिखता है यहाँ पर। इसीलिए आप चाइना का झंडा भी देखेंगे रेड कलर का है टू एन एक्सटेंट। एंड आप देखेंगे कि भारत में भी जब रेड फ्लैग ट्रेड यूनियन की बात होती है तो रेड जो वर्ड है ये सिंबलाइज करता है कम्युनिज्म को ही। आगे जाकर के जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई, लेकिन फिर फर्दर जाकर के वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में ही मर्ज हो जाएंगे, उनको रीजॉइन कर लेंगे। फिर उसके बाद लेकिन क्या होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पे जो कम्युनिस्ट होंगे वो वापस से बाहर आ जाएंगे। अब ये आपको स्टोरी याद होगी, हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई है। इफ़ यू रिमेंबर, हमने जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ा था IPT, तो मैंने वहाँ पर आपको MN रॉय पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था कि जो MN रॉय हैं ये कम्युनिस्ट हैं, और इनके साथ क्या होगा कि कभी तो ये कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर ज्वाइन करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर ज्वाइन करेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो कम्युनिस्ट का यही चलता रहेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो कम्युनिस्ट थे अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे, फिर ज्वाइन कर लेते थे, फिर छोड़ देते थे, फिर ज्वाइन कर लेते थे, और फिर वापस से छोड़ देते थे। तो इवेंचुअली आगे जा कर के जो है कांग्रेस और जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस होगी वो अलग हो जाएगी, ठीक है, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएंगी। तो आगे जा कर के जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस होगी इसको इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस कह दिया जाएगा। खैर ये बात तो हमें समझ में आई कि 19वीं सेंचुरी में जो है कौन कौन से थिंकर्स थे, और 1920s में ही जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ उसी के बाद इनके इंटरेस्ट को थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस दी गई कि चलो इनको भी जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में इंटीग्रेट किया जाए, वर्कर्स को भी। तो इसीलिए जब आप फेजेस देखेंगे ना वर्कर्स मूवमेंट के या ट्रेड यूनियन मूवमेंट के, तो इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है अगर अगर आप हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंगली देखें। पहला फेज आता है, यहाँ पे आई विल राइट इट, फर्स्ट फेज आता है 1850 से लेकर के 1890 तक का। यानी कि जब पहली बार रेलवेज इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद से जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज आती हैं तो वहाँ से वर्किंग क्लास की शुरुआत होती है, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वगैरह आती हैं।
और फिर 1990 तक ये चीज़ रही। लेकिन जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हो रही थी तब आपको दिखेगा थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर। इनफैक्ट 1931 सेंसस के अकॉर्डिंगली जो लेबर क्लास थी उस समय पे भारत में वो 50 मिलियन थे। 50 मिलियन इज समवेयर अराउंड, आप कह सकते हो 5 करोड़ पीपल वर फ्रॉम लेबर क्लास ओनली। ठीक है, और वी कैन से दैट कि रफली 10% वर्किंग ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, बाकी अनऑर्गेनाइज्ड में काम कर रहे थे। खैर, तो भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंगली दिस इज स्टिल अ बिग नंबर। सो उस समय पे क्लास डिमार्केशन पूरा नहीं था वर्किंग क्लास और पीजेंट्स के बीच में। लेकिन 19th सेंचुरी में जो है SS बंगाली, शशिपदा बैनर्जी और लोखंडिया जैसे जो आप कह सकते हो पर्सनालिटीज़ या लीडर्स थे, इन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटीज़ से अर्ज करना यानी रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया कि आप जो वर्कर्स की कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव कीजिए, और उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई लॉ लेकर के आइए, कोई लेगिस्लेशन लेकर के आइए। तो कोशिश इस तरीके की गई, और इसीलिए उस समय पे काफ़ी कोशिश की गई कि वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया जाए और प्रोटेस्ट किया जाए। मद्रास में एंड 20th सेंचुरी में आपको बॉम्बे में दिखेगा। तो स्ट्राइक्स वगैरह कंडक्ट की जाती थी। अब ये जो स्ट्राइक्स होती थी ये स्पोराडिक होती थी, यानी स्पॉन्टेनियस होती थी, लोकल होती थी, लोकल इश्यूज पे ही फोकस्ड होती थी। एंड आप देखेंगे कि दीज वर कॉज्ड बाय इश्यूज लाइक वेज रिडक्शन, एंड इनके इश्यूज भी वही होते थे कि सैलरी कम मिल रही है, फाइन लगा दिया जाता था, या वर्कर को निकाल दिया जाता था, फायर कर दिया जाता था बिना किसी नोटिस पीरियड के, इस तरीके से। सो ये जो एक्शंस उस समय पर लिए जा रहे थे, इसी वजह से जो वर्किंग क्लास की सॉलिडारिटी थी, मतलब एकजुट होकर के साथ में आना इन्होंने शुरू कर दिया था। अब आता है थर्ड फेज। अब थर्ड फेज आता है जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का फेज आता है, क्योंकि 1920s तक तो काफ़ी बार मतलब आप देखेंगे कि सीरियस अटेम्प्ट किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा, और जो कम्युनिस्ट होंगे कि वो वर्किंग क्लास को अपने खेमे में ले पाए कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए करते हैं काम कुछ। और इसीलिए कांग्रेस ने उस समय पे बनाई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और उस समय पे जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया। तो कांग्रेस की तो देखो पॉलिसी बहुत ही साफ थी लेबर मैटर्स पे, और ये पॉलिसीज 1936 में आ चुकी थी। एंड आप देखेंगे कि लेकिन गांधी की स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती थी कि क्लास जो है आपस में हार्मनी बना के रखो, ठीक है, इस तरीके की। तो लाला लाजपत राय और गांधी ने वर्कर मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया था। यही चीज़ आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि ये शिफ्ट होता रहता है, नया बना लेते हैं फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं, फिर बना लेते हैं फिर वापस आ जाते हैं, एंड ऑल दैट। अब यहाँ पर वर्कर्स की बात हो रही है तो विमेन वर्कर्स भी यहाँ पर रहेंगी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ठीक है। लेकिन मेनली अगर देखा जाए हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया गया, तो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी कि भारत से पैसा जो है ड्रेन किया जा रहा है, जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ से पैसा निकाल करके पूरा ब्रिटेन में लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, सक कर रहे हैं रेवेन्यू को। सो अल्टीमेटली जब ड्रेन थ्योरी आई, जब बात होने लगी कि भारत को किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत जो है एक्सप्लॉइट कर रही है, तो रेलवेज को इंट्रोड्यूस करके 1853 में रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके बाद से ये स्टार्ट हो चुका था। क्योंकि वहीं से फिर कॉटन टेक्सटाइल, जूट, कोल माइनिंग, टी प्लांटेशन, ये सब जो है इस तरीके की इंडस्ट्रीज आपको भारत में देखने को मिलेंगी। तो वर्कर्स कोशिश करते रहते थे ऑर्गेनाइज करके रिवोल्ट करने की, जो भी उनके ऑपरेशन उनके ऊपर होता था। लेकिन जो भी स्ट्राइक्स यहाँ पर कंडक्ट की जाती थी, हम देखेंगे कि वर्किंग कंडीशंस और इन सब पे बेस थी। फिर मेनली वही है, स्वदेशी मूवमेंट के बाद थोड़ा सा ट्रिगर होता है, और पहली बार जो प्रिंटर्स यूनियन थी, जो कि द फर्स्ट रियल ट्रेड यूनियन भी कहा जा सकता है, इट वाज फॉर्म्ड इन 1905। हालांकि हमने देखा कि बॉम्बे मिल एसोसिएशन बनाई गई थी, लेकिन जो रियल ट्रेड यूनियन होगी वो प्रिंटर्स यूनियन होगी ना 1905 में। और पहली बार इन्होंने एक बहुत ही अड़ करके स्ट्राइक की कि हम जो है नहीं करेंगे इसमें काम। तो वर्कर्स जो थे उस समय पे बंगाल
कि जो ईस्ट इंडिया रेलवे में भी काम करते तो उन्होंने भी स्ट्राइक कर दी। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है यहाँ पर क्रिएट किया गया था ताकि फ्रीडम मिल सके, डेमोक्रेसी आ सके, इस तरीके की। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया यहाँ पर। बहुत सारे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे स्वदेशी मूवमेंट में, युगांतर एंड अनुशीलन समिति जैसे। ठीक है, तो उनका रोल आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर जो समय समय पे इवेंट्स होते रहे उस समय पे आप देखेंगे, जैसे स्पेसिफिकली वर्ल्ड वॉर वन के बाद पैन इंडिया लेवल पे नेशनल मूवमेंट वर्कर्स की देखी गई। तो यानी कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद पीजेंट्स की भी नेशनल लेवल पे देखी जाएगी, पैन इंडिया लेवल पे, और वर्कर्स का भी काम पैन इंडिया पे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वर्किंग क्लास मूवमेंट की भी कुछ लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशन क्या थी कि जो नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस आपको दिखेंगी इतनी सारी होंगी, वो सब लोकल उस पर काम कर रहे होंगे, जिसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर थी, ऑर्गेनाइज नहीं थी। ठीक है, पैन इंडिया लेवल पे उतना अच्छे से, एंड एट द सेम टाइम कभी ब्रिटिश सरकार की तरफ से कोई प्रेशर आता था तो वो प्रेशर झेल नहीं पाते थे। इसके अलावा जो है आपस में क्लास डिवीज़न, रिलीजन डिवीज़न, वो तो आप बोलेंगे ही, कास्ट डिवीज़न, ये भी एक चैलेंज था, ये भी एक लिमिटेशन थी। दूसरा, रेगुलर यहाँ पर मेंबरशिप या रेगुलर फंड्स नहीं थे इनके पास। वर्कर की मूवमेंट का कोई प्रॉपर इनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जिस पे ये काम कर सकें। राइट, तो ये सारी लिमिटेशंस जो हैं एग्जिस्ट करती हैं। और इसके अलावा गांधी आइडियोलॉजी थी और यहाँ पर भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, दोनों ही कोशिश कर रहे थे कि इनके खेमे में आ जाएं वर्कर्स। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से भी जो ट्रेड यूनियंस थी उनके बीच में डिवीजन आ गया। यानी कि एक लेवल पे अगर सब साथ में मिलके काम करते तो शायद और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती मूवमेंट, और प्रॉबेबली ये अपने जो भी इनकी डिमांड्स थी, जो भी इनके इंटरेस्ट थे, उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाते। बट ऐसा नहीं हुआ, और इसीलिए आप यहाँ पर CR दास को कोट करते हुए कह सकते हैं कि ये तो कहते ही थे कि वर्कर्स के जो कंसर्न है उनको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत थी। अगर स्वराज के लिए आप फाइट कर रहे हो, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए अगर बात कर रहे हो, तो उसको इंक्लूसिव बनाना बहुत ज़रूरी था। तभी आप ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर सकते थे। राइट, और ब्रिटिशर्स का तो आपको पता ही है, उनका नेचर यही था एक्सप्लॉयटेशन वाला भारत में। तो अगर ये सब मिल कर के काम करते तो शायद ब्रिटिशर्स की स्ट्रेंथ ही इंडस्ट्री थी भारत में, उनका मेन मकसद ही यही था। ठीक है, तो उनको अच्छे से टैकल किया जा सकता था, बट क्योंकि ये यूनाइट नहीं हो पाए, फ्रैगमेंटेशन था, इस वजह से इट कुड नॉट टर्न इनटू यू नो अ पावरफुल फोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स। तो दिस इज वर्कर्स मूवमेंट। अब आगे आप बढ़ते हैं और देखते हैं रोल ऑफ वेमेन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इस पे क्वेश्चन आ जाता है। अगेन इसमें आपको कुछ नाम लिखने हैं कि कौन कौन सी महिलाएं थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और वेमेन के इश्यूज़ को लेकर के कितना ज़्यादा एड्रेस किया गया है, क्या उसके बारे में कुछ बात की गई है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, क्या प्रायोरिटी पे ये मुद्दे रखे गए कि नहीं, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले तो आज के समय पे महिलाओं ने क्या रोल प्ले किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, इस पे आज रिसर्च हो रही है। उस समय पे इतना फोकस नहीं था। बहुत लंबे समय तक जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है उसको नज़रअंदाज किया गया है, क्योंकि भारत में जो है एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटी है। लेकिन फिर भी बहुत महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया अलग अलग तरीक़ों से, अपने अपने स्टेट्स को डिफेंड किया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो वी हैव बिम्बाई होलकर, वी हैव रानी चेन्नम्मा। 1857 रिवोल्ट के समय पे रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं वेमेन यहाँ पर थी जिन्होंने रोल प्ले किया, हेरोइक रोल प्ले किया इनफैक्ट। ठीक है, झांसी की रानी को तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो वो नाम आप यहाँ पर ज़रूर ले सकते हैं। फिर उसके बाद 20th सेंचुरी में अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में भी कुछ महिलाएं एसोसिएटेड थी। और फिर बाद में जब गांधी आते हैं उस सीन में, तो गांधी ने तो वुमेन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ किया। स्पेसिफिकली गांधी के जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स होते थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, उसमें बहुत सारी महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, जैसे खादी और स्वदेशी हो गया इस मूवमेंट्स में।
तो प्रोमिनेंट जो वुमेन लीडर्स भारत में देखी गई उसमें एनी बेसेंट आती हैं, सरोजिनी नायडू, भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, सुचेता कृपलानी एंड राजकुमारी अमृत कौर. इसके अलावा वी हैव रानी गेंदलियू, शी इज़ अ नागा वुमेन. इनके ऊपर तो क्वेश्चन भी पूछा गया था, आई थिंक इट वाज इन न्यूज़ एज वेल. एंड तो ये सारे आप नाम यहाँ पर ले सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि सबसे अच्छी चीज़ क्या दिख रही है हमें कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की वजह से आपको जो भारत में स्टिग्मा देखने को मिलेगा कि महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में, इस तरीके के एरिस्टोटल हमने पढ़ा है. और एरिस्टोटल के समय पे भी आप देखेंगे कि कितनी कंजर्वेटिव या पिछड़ी हुई सोच थी उनकी कि महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, चार दीवारी में रहेंगी, उनका काम वही है. लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमें ये जो इतने सेंचुरीज पुराना स्टिग्मा है महिलाओं को लेकर के, वो हमें दूर होता हुआ दिखेगा कि वो टूट जाएगा. क्योंकि महिलाएं अब चार दीवारी में नहीं रहेंगी, वो भी पॉलिटिकल रोल प्ले करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी पॉलिटिक्स में, और आज़ादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूशन उनका भी हुआ है. तो आज के समय पे इसीलिए एक नए एरिया ऑफ स्टडी के फॉर्म में ये आज के समय पे रिसर्च इस पे की जा रही है. इसीलिए आप यहाँ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो जनरल स्टडीज़ में या फिर आप ऑप्शनल में भी अपने PSIR में भी एटलीस्ट विमेन मूवमेंट में क्या रोल प्ले है, मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंटली पूछा जा सकता है. प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, दोबारा पूछा जा सकता है. तो कहने का मतलब ये है कि इतना मतलब हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटी होने के बावजूद, पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद महिलाओं ने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. अब एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, बट यहाँ पर विद थोड़ा सा इलेबोरेशन के साथ में दे दिया गया है. जैसे बिम्बाई होलकर हो गए, इन्होंने गुरीला वॉरफेयर में पार्टिसिपेट किया, ब्रिटिशर्स को हराया. इसके अलावा रानी चेन्नम्मा हो गई, शी प्रोटेक्टेड द इंडिपेंडेंस ऑफ हर किट्टूर स्टेट. 1857 के रिवोल्ट में रानी लक्ष्मीबाई बेगम हजरत महल ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. रानी गांधीलेयू हो गई, विच इज़ शी इज़ अ नागा वुमेन. एंड कॉलोनियल उस समय पे पेट्रियार्कल बैरियर्स को तोड़ते हुए इन्होंने जो है काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनको तो अरेस्ट भी किया गया था, राइट. एंड विमेन बिकेम एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी की वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल. आई थिंक ये थोड़ा सा रिपीट हो गया, बट इट्स ओके. रिपीट होने से एटलीस्ट ये होता है कि हमारा पता चलेगा कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ वाई इट इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन. आगे बात करें अगर हम, तो पार्टिसिपेशन से आगे की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी वुमेन लीडर्स भी हैं जिन्होंने समाज में महिलाओं के आर्थिक तौर पे या फिर सामाजिक तौर पे भी एम्पावरमेंट किया है. जैसे इसमें पंडित रामाबाई, दुर्गाबाई देशमुख, बसंती देवी, सुनीति देवी, ये कुछ ऐसे नाम हैं. एग्जाम्पल के तौर पे दो इम्पॉर्टेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हैं. एक तो है जैसे YMCA होती है मेन के लिए, वैसे ही YWCA होती है वुमेन के लिए, यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसको बनाया गया था 1875 में. एंड ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, 1927 में बनाया जाएगा. तो इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर ना पीजेंट्स, वर्कर्स, वुमेन, इनकी जो मूवमेंट्स होंगी 20s के बाद ही शुरू होंगी. ठीक है. इसके अलावा वुमेन ने डुअल रोल प्ले किया. ठीक है. रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल के समय पे अगर आप देखें तो वुमेन ने पार्टिसिपेट किया मिलिटेंट फॉर्म में भी, जैसे मिलिटेंट नेशनलिज्म में भी काफ़ी सारी महिलाएं थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी. प्रीतिलता वाडेकर हो गई, चित्तगोंग रेड में इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. कल्पना दत्त हो गई, सूर्य सेन को असिस्ट करती थी इसी रेड में. देन वी हैव बीना दास, शी shot point blank at the governor while receiving her degree. उषा मेहता हो गई, ये भी देशभक्ति का एक अपना रेडियो ट्रांसमीटर के थ्रू इनका चलाती थी, वॉइस ऑफ फ्रीडम, उसके थ्रू ये आज़ादी के जो मैसेज थे वो स्प्रेड किया करती थी. अब वुमेन मूवमेंट को लेकर के हमारे पास इम्पोर्टेंट थिंकर आते हैं सुमित सरकार. सुमित सरकार कहते हैं कि महिलाओं ने बहुत कंट्रीब्यूट किया. ठीक है.
एंड स्पेसिफिकली जैसे कि मेन तो थे ही, लेकिन महिलाएं भी कांग्रेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन बावजूद उसके जो कांग्रेस लीडर्स थे वो पूरी तरीके से लिबरल नहीं थे, और यही कारण है कि जो महिलाओं के मुद्दे थे वो कभी भी प्राइमरी तौर पे नहीं लिए गए, फोर फ्रंट पे नहीं रखे गए। जैसे पीजेंट्री के मुद्दे प्राइमरी पे नहीं रखे गए, वर्कर्स के भी नहीं रखे गए, वैसे ही वेमेन के भी नहीं रखे गए। इनफैक्ट गांधी ने जो अपनी मूवमेंट्स चलाई, उन्होंने महिलाओं को एज अ रिसोर्स यूज़ किया मास मूवमेंट्स के लिए, लेकिन महिलाओं के अपलिफ्टमेंट पे ज़्यादा बात नहीं की। यानी जो महिलाओं के खुद के कोर मुद्दे थे उस पर काम नहीं किया गया। ठीक है, और इसीलिए आप देखेंगे कि पीजेंट्री क्लास की तरह, वर्कर क्लास की तरह जो महिलाओं के मुद्दे होंगे वो भी पेरीफेरी पे होंगे, कांग्रेस के कोर मुद्दों में नहीं आएंगे, कोर इश्यूज का पार्ट कभी भी नहीं बनेंगे। सिमिलरली अगर आप पेट्रियार्कल अप्रोच देखें मेन स्ट्रीम लीडर्स की भी, उससे पता ही चल जाता है। जैसे कि अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल्कुल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था, इवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अपने आप में दिखाता है कि जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उनकी पेट्रियार्कल सोच थी। तो ओवरऑल आप वही चीज़ लिखेंगे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, काफ़ी सारे नाम कैसे कंट्रीब्यूट किया है, एंड एट द सेम टाइम ये भी इनके मुद्दे पेरीफेरी पे थे। मेन यही है। बाकी आपका जो पहला चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप दिस इज़ द वे यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इससे होगा ये कि आपको जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, और हम वैसे भी सारे मुद्दों को ऑलरेडी कवर कर ही रहे हैं क्लास में। तो इफ़ यू लाइक दिस वे जस्ट लेट मी नो। आपको नेक्स्ट क्लास में भी जब मैं पर्सपेक्टिव पढ़ाऊँगी आई विल टीच यू लाइक दिस। लेकिन अगर आपको लगता है कि ब्लैंक में ही आपको सही लग रहा है, कि ब्लैंक पीडीएफ हो और उसके थ्रू पढ़ाया जाए, तो जस्ट लेट मी नो। एक्चुअली पेपर 1 सेक्शन बी में क्योंकि बहुत सारे आपके पर्सपेक्टिव आ जाते हैं, तो यही कारण है कि थिंकर्स इतने सारे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो चैप्टर में जिस हिसाब से चल रहा है उस लेआउट में हम आपको पढ़ाएं, तो आपकी ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। क्योंकि अब जाकर के जब आप पीडीएफ अपनी पढ़ेंगे यू विल सी ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर, तो आपको कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की किताब आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। और फिर नोट्स में से ही अगर आप पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान रख करके एनालिसिस डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आंसर प्रोड्यूस होगा। लेकिन पर्सपेक्टिव को पढ़ते हुए यानी नोट्स को पढ़ते हुए अपने, आई विल जस्ट से कि जो हैंड रिटन आप अपने फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, जो भी हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वो आप बनाते रहिए। ठीक है, बाकी ये वाला टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें हम लिबरल पर्सपेक्टिव, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट, रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव एंड दलित पर्सपेक्टिव पे फोकस करेंगे। काफ़ी बार इस पे भी क्वेश्चन आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2021 में मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 19 में पूछा गया था दलित पर्सपेक्टिव पे, 16 में पूछा गया था रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव में। तो बेसिकली तो देखिए ज़्यादातर ना ये तीन आते हैं, मार्क्सिस्ट, दलित और रेडिकल ह्यूमनिस्ट। ये मतलब फेवरेट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के, लेकिन बाकी सभी पर्सपेक्टिव भी हमें कवर करने हैं। इट्स नॉट लाइक उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ये क्लास आई थिंक यहाँ पे ही ख़त्म होती है। दिस इज़ इट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।